यार मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया अपने स्कूल लाइफ में ये रियलाइज़ करने में कि जो प्रेजेंटेशन होता है ना वो इक्वली कंटेंट के जितना इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज बोर्ड एग्जामिनर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, उसको नहीं पता तुमने प्री बोर्ड्स में कितना स्कोर करा, तुमने पूरे साल पढ़ा या नहीं पढ़ा, या तुम्हारा अकेडमिकली क्या बैकग्राउंड रहा है, उसको घंटा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें जज करने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर्स दैट यू प्रेजेंट। एंड ऑनेस्टली यार आई डोंट केयर कि तुमने अभी कितना पढ़ा है, बिकॉज प्रेजेंटेशन ना हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे पता है यार कि तुम्हें मेरे ऊपर तो ट्रस्ट होगा नहीं, इसलिए मैंने अपनी आंसर शीट के साथ साथ जो 2018-2019 के टॉपर्स हैं उनकी आंसर शीट को भी इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड करा है, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और ये वीडियो ना मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये मैंने अपने खुद के पेपर में अप्लाई करी है एंड इसने मुझे एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी रियलिस्टिक एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं तुम्हारे एक मिथ को क्लियर कर देता हूँ कि हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। घंटा मैटर नहीं करती है, वो बस इतनी डिसेंट हैंडराइटिंग होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आ सके। और हैंडराइटिंग यार एक ऐसी चीज़ है ना जिसको हम लोग लास्ट मोमेंट पे आके चेंज नहीं कर सकते एंड ऑनेस्टली करनी भी नहीं है। तुम यार यहाँ पे खुद ये क्या है 2019 के टॉपर की आंसर शीट है, इसकी राइटिंग भी कोई मतलब बहुत अच्छी नहीं है, एक जेन्युइन राइटिंग है जो एग्जामिनर को समझ आ सके। सिमिलरली यार ये मेरे प्री बोर्ड की आंसर शीट है, इसकी भी मेरी अगर तुम हैंडराइटिंग देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट आई नो हाउ टू मेक अ डिसेंट हैंडराइटिंग जो सामने वाले को समझ आ सके। तो हैंडराइटिंग में हमें सिर्फ इतनी याद रखनी है कि वो डिसेंट होनी चाहिए और सामने वाले को वो चीज़ समझ में आ सके, उस चीज़ के हमें नंबर मिल जाएंगे। और हाँ यार हो सके ना तो प्लीज़ किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की पेन से लिखना चालू कर दो, ये नहीं कि जो भी पेन मिल रही है उससे लिखना चालू कर दूं। आई नो यार ये बहुत कूल साउंड करता है कि मैं 2 रुपये की पेन से लिखता हूँ या 5 रुपये की पेन से लिखता हूँ, बट हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी यार, जब हम किसी सीरियस एग्जामिनेशन की बात करते हैं ना तो वहाँ पे हमें थोड़ी सीरियसनेस दिखाना जरूरी होता है। वो फन पार्ट के लिए अलग चीज़ है, बट कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड की पेन से लिखना चालू कर दो बिकॉज वही तुम्हारा सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड रहने वाला है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि भैया कौन सी पेन बेस्ट रहती है या तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें एक पेन रिकमेंड करता हूँ यार, वो है पेंटोनिक की। तुम जेल यूज करो, उसकी डॉट यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये भी बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि भैया जेल पेन यूज करें या डॉट पेन यूज करें। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा डिसीजन है, बट मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि डॉट पेन यूज करना, बिकॉज जो जेल पेन होते हैं ना उसमें इंक फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं आंसर शीट उससे खराब हो सकती है। बाकी यार इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, तुम अपने हिसाब से उस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। और यार भूल के भी ना ये जो तुम्हारी टेरामैक्स होती है, ट्राईमैक्स होती है, टेट्रामैक्स होती है, ये जो भी ये भारी पेन होती है ना फाउंटेन पेन, प्लीज इसको यूज मत करना बिकॉज ये तुम्हारे हाथों में ना बहुत ज्यादा अननेसेसरी बर्डन डालती है एंड लंबे समय में ना ये तुम्हारी राइटिंग एबिलिटी को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। बाकी यार अगर तुम स्टार्टिंग से ही कोई ऐसी पेन से लिखते हो तो नहीं बात कर रहा, बट एक जनरल बेसिस पे पेंटोनिक मेरे हिसाब से बेस्ट पेन रहेगी, चाहे तुम जेल यूज कर रहे हो या डॉट यूज कर रहे हो, बाकी तुम्हारा डिसीजन है यार। सेकंडली यार एक चीज तुमसे और डिस्कस करनी है, फिर मैं सीधे प्रेजेंटेशन के ऊपर आता हूँ कि राइटिंग स्पीड इज ग्रेटर देन प्रेजेंटेशन। बिकॉज अगर तुम्हारा सजाने के चक्कर में पेपर छूट गया तो मार्क्स तो तुम्हारे वैसे भी कटने ही हैं। आई नो यार तुम बहुत ज्यादा अभी तक इरिटेट हो गए होगे ये चीज सुन के कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ राइटिंग स्पीड तेज रखना या अच्छी मेंटेन करने का ट्राई रखना, बिकॉज मैं चाहता हूँ यार कि जब तुम पेपर देने जाओ ना तुम्हारे माइंड में ये चीज छप जाए और तुम्हारा पेपर ना छूटे। बिकॉज रिसेंट टाइम पे ना जो मेरे को इससे रिलेटेड मैसेजेस आए हैं दैट वर काइंड ऑफ वेरी डिप्रेसिंग यार, एंड ऑनेस्टली आई कैन शेयर इट विद यू, बट समझो यार स्पीड जो होती है ना वो प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुलेट ट्रेन भगाने की जरूरत नहीं है, एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करते हुए चलना ताकि तुम्हारे पास रिवीजन के लिए 10 से 15 मिनट एटलीस्ट बचे, ताकि तुम उसको क्रॉस चेक भी कर सको जो तुमने आंसर्स लिखे हैं। बस इतनी स्पीड मेंटेन करने का स्टार्टिंग से ट्राई करना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यू और 1 मार्कर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें। देखो जब भी तुम एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना तो प्लीज उसके ऑप्शन के साथ पूरे आंसर को आगे लिखा करो। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऑप्शन लिख के छोड़ देते हैं, ट्रस्ट मी यार इससे प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा खराब होता है। और सेकंडली यार जब भी तुम कोई 1 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना प्लीज उसके बाद एक लाइन को छोड़ा करो। बहुत सारे बच्चे ना लाइन नहीं छोड़ते हैं या बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। देखो यार ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अगर तुम लाइन नहीं छोड़ोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, बट बात वही निकल के आती है कि प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और एक चीज और यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर 1 मार्कर क्वेश्चन के बाद ना तुम्हें ऐसे करके ना लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जब सारे 1 मार्कर क्वेश्चन खत्म हो जाए तो बाद में एक लाइन खींच देना, बिकॉज अगर तुम हर बार ऐसे छोटे छोटे उसमें लाइन खींचोगे ना तो वो बहुत ज्यादा मेसी लगता है। तो जब तुम्हारे सारे 1 मार्कर खत्म हो जाए उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना, उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन रखने वाला। उसके बाद हमारे पास आता है ऑलवेज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड वर्ड्स। देखो यार एग्जामिनर ना कभी भी तुम्हारा पूरा आंसर नहीं पढ़ना चाहता, वो चाहता है कि उसे वो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे जिसके बेसिस पे वो तुम्हें मार्क्स दे और आगे बढ़ जाए, बिकॉज उसके पास बहुत सारी कॉपीज होती हैं चेक करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यार यहाँ पे ना मेरे पास एक क्वेश्चन आया था मेरी आंसर शीट में कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बताओ। मुझे पता है 3 होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल का जो मेन लाइन होती है, मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है ना वो होता है कवर इट्स कॉस्ट।
तो मैंने इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली प्रॉफिट में मैंने क्या अंडरलाइन कर रखा है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, यानी उसकी डायरेक्ट नजर इस पे जाएगी और उसको पता है कि इसका आंसर तो मेनली यही होता है। उसके बाद ग्रोथ के अंदर मैंने किसको अंडरलाइन कर रखा है कि इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ ब्रांचेस और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को, तो उसके बेसिस को इंप्रेस होकर सीधे उसको पढ़ के तुम्हें नंबर देके आगे बढ़ जाएगा, या पढ़ेगा भी तो एक अच्छा इंप्रेशन उसके पास हमेशा रहेगा। ऐसा करने से ना दूसरा बेनिफिट ये होगा कि कभी कभी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना हमें बहुत ज्यादा डिटेल में आंसर नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, बुलेट्स छोड़ के पैराग्राफ में लिखते हैं। तो उस केस में तुम सिर्फ उन लाइंस को अंडरलाइन कर दोगे जो तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट है या जो तुम्हें लगता है कि एग्जैक्टली सही है। अगर सिर्फ उसको अंडरलाइन कर लोगे तो एग्जामिनर सिर्फ उसे नोटिस करके तुम्हें नंबर देके आगे बढ़ जाएगा, तो वो बाकी शायद ना पढ़े। तो जब तुमने बहुत ज्यादा पैराग्राफ लिख रखा है और शायद तुमने अपनी मर्जी से स्टोरी भी फ्रेम कर रखी है और सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर दिया है, तो एग्जामिनर सिर्फ उसे पढ़ के तुम्हें नंबर दे सकता है। दैट इज द पावर ऑफ अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है केस स्टडी के आंसर से रिलेटेड। देखो, जो भी केस स्टडी का मेन आंसर होता है ना, प्लीज पहली चीज उसको कैपिटल लेटर में लिखा करो। उसके साथ या तो एक बॉक्स बनाया करो, या तो उसको डबल अंडरलाइन करा करो, या तो उसके अराउंड एक ऐसा बबल बनाया करो, बट हमेशा उसको कैपिटल लेटर में लिखा करो। बिकॉज सीबीएसई की मार्किंग स्क्रीन में क्लियरली जो केस स्टडी का मेन आंसर है उसको कैपिटल लेटर में लिखा गया है, प्लस उसको अंडरलाइन करा गया है। जैसे तुम यहां पे देख सकते हो यार, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि ये कौन सा फीचर है, मतलब केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, मैं सीधा आंसर तुम्हें दिखा रहा हूं। इसका आंसर था प्लानिंग। तो मैंने क्या लिखा, फीचर्स डिस्कस्ड इज ऑफ प्लानिंग, और मैंने क्या कर दिया, उसको कैपिटल लेटर में लिखा और उसके अराउंड ऐसे करके बबल बना दिया। सिमिलरली यार यहाँ पे क्वेश्चन आया है जिसका आंसर था सिलेक्शन, तो मैंने लिखा द प्रोसेस डिस्कस्ड हियर इज सिलेक्शन, जिसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है और साथ में डबल अंडरलाइन कर रखा है। तो ऑप्शन एंटायरली तुम्हारा है कि तुम्हें डबल अंडरलाइन करना है या फिर तुम्हें बबल बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है, बट कैपिटल लेटर में हमेशा उसको लिखा करो, उसके साथ ये चीजें कर लेना, बिकॉज इस हेडिंग के ही सीधे आधे या 1 मार्क्स होते हैं। सिमिलरली यार डायरेक्टिंग का क्वेश्चन आया है, मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है और इसको यहाँ पे ऐसे बबल बना रखा है जो केस स्टडी का आंसर है। सिमिलरली यहाँ पे कंट्रोलिंग को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है और उसके अराउंड एक बबल बना रखा है। यार यहाँ पे ना तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर तुम इसको कैपिटल लेटर पे नहीं लिखोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। देखो, मैंने ऐसा ना कभी स्टार्टिंग में बोला था और ना मैं आगे कभी बोलूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें वो चीजें बताना चाहता हूं यार जो तुम्हारे प्रेजेंटेशन में 4 चांद लगा देगी, एंड मे बी अगले साल तुम्हारी आंसर शीट छपे एज एन एग्जाम्पल फॉर द अदर स्टूडेंट्स कि यार ऐसे प्रेजेंट करके आना होता है आंसर। सो प्लीज इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना कि अगर तुम ये चीजें नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा मैं कभी नहीं बोला। मैं सिर्फ तुम्हें वो चीजें बता रहा हूं जो तुम्हें डिफरेंशिएट करेगी बाकी स्टूडेंट्स से। उसके बाद आता है ऑलवेज मेक फ्लो चार्ट्स फॉर फीचर्स, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस या फिर लिमिटेशंस के लिए। बिकॉज यार इसमें ना हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो अगर तुम उसको इस फ्लो चार्ट की तरह बना के आ जाओगे ना तो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करा होगा। जैसे यार यहाँ पे तो मेरी आंसर शीट में देख सकते हो, यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंस पूछी गई है कंट्रोलिंग की, तो मैंने बीच में एक बबल बनाया, इंपॉर्टेंस लिखा और 3 तरफ के जो उसके पॉइंट्स हैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे मेरे से पूछे हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, तो मैंने उसको बबल बनाया, 4 तरफ से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट को भी इसी तरीके से करा है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इसी तरीके से करा है। मतलब वैसे बहुत सारी थी यार आंसर शीट में, बट मैंने कुछ ऊपर से उठा लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। ये देखो भाई साहब, तुम्हारे 2019 के टॉपर की आंसर शीट में भी ये चीज़ दी गई है, उसने भी इसी तरीके से बना रखा है। वैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो यार, इसकी राइटिंग मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी नहीं लग रही, तो पहले भी बोला था हैंड राइटिंग उतना मैटर नहीं करती है। हाँ, यहाँ पे ना जैसे तुमने ये वाला अगर नहीं बनाना है तो तुम इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, जहां पे तुमने एक बबल लगाया और तुमने ऐसे वर्टिकली नीचे को लाइंस ड्रॉ कर दी और यहाँ पे सारे पॉइंटर्स लिख दिए, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब पॉइंट ये बोलता है कि हमेशा फ्लो चार्ट्स को बनाया करो। और ये सारे जो मैंने कटिंग्स उठा रखी हैं, ये मेरी पूरी आंसर शीट से उठा रखी है, इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसको जाके तुम चेकआउट कर लेना ताकि तुम्हें ब्रीफ में आइडिया लग सके कि किस तरीके से मैंने आंसर्स अच्छे से प्रेजेंट कर रखे हैं। बट ऑनेस्टली बोल रहा हूँ यार, अगर तुम इस तरीके से फ्लो चार्ट्स बनाओगे ना, एग्जामिनर तुम्हें भर भर के नंबर। उसके बाद आता है ट्राई क्रिएटिंग सम कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द आंसर। देखो यार, तुम अगर कैरेक्टर्स को बनाओगे ना तो वो ये दर्शाएगा या वो जताएगा कि तुमने किसी भी टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ा है। और मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि तुम भयंकर आर्टिस्ट बन जाओ, पाब्लो पिकासो बन जाओ, नहीं। सिंपली अगर तुम मेरी आंसर शीट में भी देखोगे तो मैंने पहली चीज हर एक क्वेश्चन में नहीं बनाया है, कुछ क्वेश्चन में बनाया है और सिर्फ ऐसे करके इतना बना दिया है। इतना तो बना सकते हो ना, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो इतना अगर तुम बना लोगे तो एक बहुत भयंकर इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, और उसको लगेगा कि भाई इस बंदे को इतना कॉन्फिडेंस चीज को लेके, तो उसके माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। ये पूरा पेपर ना पूरा साइकोलॉजी का खेल है यार, जो तुम्हें डिफरेंशिएट करेगा बाकी बच्चों से। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट था लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, ये आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट का। तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग देखें तो अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्राइसेस हमें कम रखने पड़ेंगे, बट अगर कंपटीशन कम होगा, कॉम्पिटिटर्स कम होंगे, तो हम अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स से कैसे रिप्रेजेंट करा है, एक ऐसा
मोटा मोटा यहाँ पे एम्प्लॉयर बना दिया, यहाँ पे बॉस को बना दिया, वैसे उल्टा बना दिया, ये छोटा होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, बट ठीक है यार, उतना कोई नोटिस नहीं करता। तो एम्प्लॉयर जो है या एम्प्लॉय सॉरी, वो बोल रहा है सर नो कॉम्पिटिशन, सर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो बॉस का रिप्लाई कर रहा है देन इंक्रीज द प्राइस, तो प्राइस बढ़ाओ ना भाई। तो मैंने ऐसे करके यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो मेरी आंसर शीट बहुत अच्छी रिप्रेजेंट होने लग गई इस वजह से। सिमिलरली यार यहाँ पे एक टॉपिक आया था मोटिवेशन, मैंने क्या करा, सिमिलरली एक कैरेक्टर बना दिया। सिर्फ इतना सा करना है, ऐसे 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 करके बबल बना देना, उसमें जो भी तुम्हें लगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई विल, यानी ये शो कर रहा है कि मैं मोटिवेटेड हूँ कुछ करने के लिए। उसके बाद ये जो पॉइंट है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंसर शीट में एक बहुत मेजर चेंज लेकर आएगा, और वो ये है कि जब भी तुम कोई बड़ा आंसर को कंप्लीट करते हो, उसके बाद 4 से 5 लाइन को छोड़ा करो। हाँ, 4 से 5 लाइन को छोड़ा करो। मुझे पता है बहुत लोग शायद ये बोलते होंगे कि 2 लाइन छोड़ो, 1 लाइन छोड़ो या 3 लाइन छोड़ो, बड़े आंसर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और तुम्हें भी शायद लग रहा होगा कि भैया 4-5 लाइन तो बहुत ज़्यादा है, बट ऑनेस्टली बोल रहा हूँ यार, अगर तुमने बड़े आंसर्स के बाद 4 से 5 लाइन छोड़ी ना भाई, अलग ही लेवल की नीटनेस आएगी तुम्हारे पेपर में। जैसे यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ यार, कुछ भी हवा में बात नहीं करूंगा। ये मैंने बड़ा आंसर यहाँ पे कंप्लीट करा, और यहाँ पे मैंने कितनी लाइनें छोड़ी हैं, 1 2 3 4 5 लाइनें यहाँ पे मैंने छोड़ रखी हैं। देखो कितना नीट लग रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी और एग्जांपल है, पूरी मैंने आंसर शीट तुम्हें पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तुम वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5, सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने 4-5 लाइनें छोड़ रखी हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने 4-5 लाइनें छोड़ रखी हैं। तो बहुत ज़्यादा नीट लग रहा है मेरा पेपर, एग्जामिनर खुश हो जाएगा ये चीज़ देख के, क्योंकि क्या पता हो घर से झगड़ा करके आए हो, वैसे ही मूड खराब हो, और फिर आंसर शीट देख के और मूड खराब हो जाए। तो मतलब 4-5 लाइनें छोड़ना। अब इसका ना एक बेनिफिट और होगा, और वो ये है ना कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग अपना आंसर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, बट कुछ टाइम बाद जाके हमें याद आता है कि यार इसमें ना मैं ये भी लिख सकता था, थोड़ा सा और लिख सकता था, या 2 लाइनें और जोड़ सकता था। तो उस केस में तुम्हारे पास ऑलरेडी थोड़ा स्पेस होगा जिसमें तुम अपने आंसर्स, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा लिखना है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, वरना नीट तो वैसे भी रहने ही वाला है वो बिल्कुल, अगर तुम 4 से 5 लाइनें छोड़ने वाले हो। और एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ यार, जब भी तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि यार तुम्हें बाद में कुछ चीज़ें याद आती हैं, फिर तब तक तुम्हारा स्पेस खत्म हो जाता है, तो हमेशा ना जब भी कोई बड़ा आंसर होता है, उसके पहले जितने भी की पॉइंटर्स है ना, उसको पीछे रफ पेज के अंदर लिख लिया करो कि भाई इसके अंदर मुझे ये लिखना है, ये पॉइंटर लिखना है, ये पॉइंटर लिखना है। पूरा मत लिखो, बस एक कीवर्ड लिख लिया करो कि ताकि तुम्हारे सारे पॉइंटर्स कवर हो जाएं, ताकि बाद में ये ना हो कि यार भैया अब याद आ रहा है कि इसमें तो ये भी लिख सकता था। बट हाँ, ये चीज़ इसमें भी हेल्प करेगी, अगर तुम्हें बाद में कुछ याद आता है तो 2-3 लाइन तुम्हारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा रहेगी एडजस्ट करने के लिए, बाकी नीटनेस तो मेंटेन रहेगी इसके थ्रू। अब आ जाते हैं हम लोग इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो ये है कि भैया हम लोग सब हेडिंग में कितना लिखें और किस तरीके से लिखें। थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना है यार। जो हमारी सब हेडिंग्स होती है ना, उसमें हमारे पास लिखने के 2 तरीके होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, प्लीज इसको समझने का ट्राई करना, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम्पल भी पूरे देने वाला हूँ। तो सब हेडिंग के अंदर लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है जिसमें तुम सब हेडिंग में जो तुमने लिखी होती है हेडिंग, उसी को रिपीट करके आंसर लिखना चालू करो, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये 2019 के टॉपर की आंसर शीट है, इसने क्या लिखा है, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, और इसने स्टार्ट कैसे करा है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन बाय, फिर आगे लिख दिया। सिमिलरली इसी ने क्या लिखा है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, कंट्रोलिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स बाय, मतलब इसने क्या करा, सब हेडिंग से रिपीट करना चालू करा, राइट। और यहां पे मेरी आंसर शीट में जैसे तुम देख सकते हो, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो मैंने भी बहुत सिंपल रखने का ट्राई करा। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मीन्स दैट इट इज अ नेवर एंडिंग और ऑनगोइंग फंक्शन। Since environment is so dynamic, the manager has to constantly change its plan according to the environment। यहाँ पे मैंने एक गलती करी कि मैंने यहाँ पे जैसे never ending हो गया, इनको अंडरलाइन नहीं करा, तो तुम इसको अंडरलाइन कर लेना। सो ये पॉइंट क्या बोलता है कि इसने जो आंसर लिखे हैं, या ये जो 2019 के टॉपर ने आंसर लिखे हैं, इसने इस सब हेडिंग को रिपीट करके आंसर लिखना चालू करा है। समझ में आ रहा है क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? तो इस तरीके से तुम आंसर लिखते हो। और दूसरा तरीका भी होता है आंसर लिखने का, जो मुझे पता चला जब मैंने 2018 के टॉपर की आंसर शीट देखी, और वो ये है कि वो सब हेडिंग से लिखना चालू नहीं करता है, वो क्या करता है, सीधा आंसर का जो कंटेंट होता है उससे लिखना चालू करता है बाय फ्रेमिंग सम सेंटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, तो इसने ऐसा नहीं लिखा कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, एट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं लिखा। इसने डायरेक्ट स्टार्टिंग से लिख दिया कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, यानी इसने सब हेडिंग को रिपीट नहीं करा। एंड मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूं यार, ये तरीका बहुत बेस्ट है, और ये तरीका भी अपने आप में बहुत बेस्ट है। तुम्हें जैसा कंफर्टेबल होता है तुम उस तरीके से लिखो। तो पता है सीन क्या है ना, कि ये जो आंसर राइटिंग है ना, ये सब दोगलापन है। तुम्हें अगर सब हेडिंग को रिपीट करके आंसर लिखना है, मतलब अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स में कंट्रोलिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, ऐसे करके स्टार्ट करना है, ऐसे भी कर सकते हो अगर उसमें कंफर्टेबल है। अगर तुम्हें डायरेक्ट कंटेंट से रिलेटेड स्टार्ट करना है तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, एंटायरली तुम्हारा डिसीजन है। और टेंशन नहीं लेना, मैं क्या करूंगा ना, ये 2018 के टॉपर की आंसर शीट
2019 के टॉपर की आंसर शीट और अपनी आंसर शीट PDF बना के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा यार, प्लीज वीडियो को खत्म होने के बाद ना एक बार सारी आंसर शीट को रीड मार लो। तुम्हें तुम्हारे जो बहुत सारे डाउट्स है ना, वो ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। पता है इस पॉइंट का अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ ना, ये वाले पॉइंट का, तो वो ये है ना कि ठीक ही है यार, बिजनेस स्टडीज में आंसर राइटिंग ना बहुत कोई तोप चीज नहीं है। हमने ही शायद इनका बहुत ज्यादा स्ट्रेस बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। एक चीज और डिस्कस करनी थी, यहाँ पे मैंने बाद में लिखा है, दैट इज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेश पेज। कभी कभी क्या होता है ना, हमने याला आंसर कंप्लीट करा होता है, ये हमारा पेज होता है इतना, हमने यहाँ तक आंसर कंप्लीट कर लिया होता है, हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बची होती है और हमारा नया क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला होता है। तो ट्राई करना कि यार यहाँ पे ना नया क्वेश्चन स्टार्ट मत करो, इससे अच्छा अगले पन्ने में जाओ और वहां पे उसको फ्रेश स्टार्ट करो। और इसका जो कटिंग होगा मेरी आंसर शीट का, वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। अभी तो मैंने यहाँ पे नहीं लगा रखा है, डिस्क्रिप्शन पे तुम जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा मैंने किस तरीके से करा है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन पे करी हैं। अगर मेरे पास बहुत कम स्पेस होता है तो मैं सीधे अगले पन्ने से नए क्वेश्चन लिखना चालू करता हूँ, उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा लिंक, तब तुम्हारे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होने वाली हैं, राइट। तो प्लीज़ ये चीज़ भी इंश्योर करना कि जब भी कोई नया क्वेश्चन करते हो तो एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करने का ट्राई करना, स्पेशली अगर तुम्हारे पास लास्ट में बहुत कम स्पेस हो। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस है तो यार ऑनेस्टली तुम कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो बढ़िया करके BST के पेपर को अटेम्प्ट करना। कुछ की पॉइंटर्स जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताए हैं, ट्राई करना इनको अप्लाई करने का, और अपने दिमाग में याद रखना तुम्हारी स्कोरिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इससे इंप्रूव होने वाली है। BST कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है यार, बहुत ज़्यादा हमने इसका हाइप बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। अगर तुमने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है ना, कॉमेंट कर देना BST में फोड़ेंगे। एंड यस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं कभी फ्यूचर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।